प्रिय विद्यार्थियों, मूक्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से संचालित शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में 5वें सप्ताह के तीसरे व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 23 में मैं डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले व्याख्यान में हमने शोध सामग्री के मूल्यांकन एवं तथ्य विश्लेषण विषय पर विस्तार से बातचीत की थी। आज 23वें व्याख्यान के रूप में प्रबंध लेखन की प्रक्रिया के विविध चरण, सामान्य परिचय विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रबंध लेखन की प्रक्रिया के विविध चरणों पर जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि सामान्य परिचय विषय के अध्ययन के बाद आप शोध प्रबंध का जो लेखन है उसके बारे में परिचयात्मक और सटीक सूचना प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही शोध ग्रंथ लेखन की वैज्ञानिक प्रविधि को जान सकेंगे। हिंदी भाषा और साहित्य के अंतर्गत शोध प्रबंध शैली का प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त कर शोध प्रबंध लेखन की संरचना को समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शोध प्रबंध लेखन के प्रमुख चरण और उनका सामान्य परिचय। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी पूर्व चयनित विषय पर जब विवरणात्मक प्रबंध के रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो उसे शोध प्रबंध यानी थीसिस कहते हैं। यह केवल थोड़ा बहुत अध्ययन करने से नहीं बल्कि बहुत गहन अध्ययन के बाद लिखा जाता है। आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि शोध प्रबंध लेखन से पूर्व आपने इस तरह का कोई ग्रंथ लिखा हो। हाँ, यह अपेक्षा ज़रूर की जाती है कि आपने कुछ शोध पत्र लिखकर स्वयं को इस काबिल बनाने की सोच शुरू कर दी हो। आमतौर पर एमए के अंतिम वर्ष में इस प्रकार का कोई लेखन किया हो यह संभव है, पर शोध प्रबंध कुछ अलग होता है। शोध प्रबंध यानी थीसिस का दायरा बड़ा होता है, विषय क्षेत्र फैला होता है और इसके लिए पहले से लिखी गई थीसिस की तुलना में अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात करते हैं शोध प्रारूप की। किसी भी शोध कार्य को सभी तरह से पूरा करने के लिए सबसे पहले उसकी विस्तृत कार्य योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। शोध का एक महत्वपूर्ण गुण इसमें उपयुक्त विधि का उपयोग किया जाना है। इसलिए शोध का प्रथम चरण शोध अभिकल्प या डिज़ाइन बनाना है, जिसे शोध की रूपरेखा या ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। शोध प्रबंध लेखन से पूर्व शोध प्रारूप के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जमा करने और स्वीकृति मिलने के बाद ही शोध प्रबंध लेखन का कार्य शुरू होता है। इसे अंग्रेजी में सिनॉप्सिस कहते हैं। FN कर्लिंगर के अनुसार शोध प्रारूप अनुसंधान के लिए कल्पित एक योजना, एक संरचना तथा एक प्रणाली है, जिसका एकमात्र प्रयोजन शोध संबंधी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना तथा प्रसरणों का नियंत्रण करना होता है। शोध प्रारूप शोध की ऐसी रूपरेखा होती है जिसे वास्तविक शोध कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व व्यापक रूप से सोच समझकर तैयार किया जाता है। क्या तथ्य इकट्ठा करना है, किन से, कैसे और कब तक इकट्ठा करना है और प्राप्त तथ्यों को कैसे विश्लेषित करना है।
इस योजना के लिखित दस्तावेज को शोध प्रारूप कहते हैं। यह एक ऐसा खाका है जो शोध अध्ययन के लक्ष्य और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से बताता है। यह शोध में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों और विधियों, उपकरणों और तकनीकों की पहचान करता है। एक बार जब आप एक अच्छे प्रारूप को बना लेते हैं तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। शोध प्रारूप के महत्व और उपयोगिता को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, यानी जो आपका शोध प्रबंध लेखन है, तो शोध प्रबंध लेखन का एक प्रारूप, रूपरेखा या सिनॉप्सिस यह भी हो सकता है, जैसे पहले स्थान, फिर शोधकर्ता का नाम, शोध कार्य का शीर्षक, प्रस्तावित शोध के मुख्य उद्देश्य, प्रस्तावित शोध का महत्व, प्रस्तावित शोध विषय के साहित्य का सर्वेक्षण, प्रस्तावित शोध का अध्ययन यानी अध्यायों की संख्या और शोध कार्यों की संभावित अवधि तथा प्रस्तावित शोध कार्य हेतु उपलब्ध सुविधाएं। शोध प्रतिवेदन यानी थीसिस तैयार करना शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इसका उद्देश्य शोध कार्य के पाठक, परीक्षक और दूसरों तक उस शोध विषय के बारे में व्यवस्थित, विस्तृत और लिखित परिणाम पहुंचाना है। शोध प्रबंध में शोध के उद्देश्य, क्षेत्र, प्रविधियां, संकलित तथ्यों का विवरण, विश्लेषण, व्याख्या और निष्कर्ष आदि लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। जब तक शोधार्थी अपना शोध लिखित रूप में प्रस्तुत नहीं करता, शोध कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। प्रतिवेदन द्वारा ही शोध सम्मत ज्ञान दूसरों तक पहुंचाया जाता है। हर एक अनुशासन में शोध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की विशेष शैली होती है। हिंदी की अपनी अलग शैली और परिपाटी है जो दूसरी भाषाओं के शोध प्रबंध प्रतिवेदन से कुछ न कुछ अलग होती है। एक ही वाक्य में कहें तो इसका पहला भाग भूमिका, दूसरा विषय प्रतिपादन और तीसरा उपसंहार है। अब बात करते हैं हम शोध प्रबंध की संरचना की। एक शोध प्रबंध में आमतौर पर किसी भी शोध पत्र के समान प्रथम स्तरीय जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है: परिचय, प्रेरणा, संबंधित कार्य, प्रयोग और निष्कर्ष। इसको ही भूमिका, विषय प्रतिपादन और उपसंहार के रूप में समेटा जा सकता है। बेशक इस मूल संरचना में कई विविधताएं हो सकती हैं। किसी शोध प्रबंध के अलग अलग भाग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य के लिए अलग या अलग अलग तरीकों के लिए अलग अलग अध्याय हो सकते हैं। हिंदी साहित्य के शोध प्रबंध और हिंदी भाषा या भाषा विज्ञान के शोध प्रबंध में संरचनात्मक अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश विश्वविद्यालय संपूर्ण या इसके घटक भागों के रूप में थीसिस की प्रकाशन योग्य गुणवत्ता की अपेक्षा करते हैं। थीसिस में लिखे जाने के लिए सामग्री चयन के लिए यह अच्छा तरीका है। शोध प्रबंध में वह सब अध्ययन शामिल होना चाहिए जो शोध के दौरान किया गया था। वास्तव में ऐसी सामग्री का चयन करना चाहिए जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जांच पर खरी उतरे। थीसिस में ऐसी सामग्री के लिए कोई स्थान नहीं है जिसे संभवतः
स्वतंत्र रूप से कहीं और प्रकाशित न किया जा सके। ध्यान देने की बात यह है कि प्रकाशित करने योग्य का मतलब प्रकाशित हो गया होना जरूरी नहीं है। शोध की भूमिका विश्लेषित सामग्री, विश्लेषण प्रणाली, निष्कर्ष आदि पर पूरा ध्यान रखकर विविध अध्यायों में शोधार्थी अपने विषय को प्रस्तुत करता है। शोध प्रतिवेदन के दो भाग होते हैं, प्राथमिक भाग तथा मुख्य भाग। प्राथमिक भाग के प्रमुख उपभाग होते हैं मुख पृष्ठ, शोध निदेशक का प्रमाण पत्र, शोधार्थी की घोषणा, समर्पण, कृतज्ञता ज्ञापन, तालिकाओं और आरेखों की सूची, संकेताक्षरों की सूची, अनुक्रमणिका इत्यादि। विद्वानों के द्वारा शोध प्रतिवेदन के संपूर्ण कलेवर को अध्यायों में बांटकर देखा जाता है। शोध निर्देशक यह ध्यान रखते हैं कि उनके निर्देशन में शोध कार्य करने के उपरांत शोध प्रबंध या जो शोध ग्रंथ है वो प्रस्तुत करने वाला शोधार्थी अध्यायों के विभाजन में उपभागों का समुचित ध्यान रखे। किसी शोध ग्रंथ या थीसिस के कुछ जाने माने प्रचलित उपभाग होते हैं। इन्हें इस क्रम से देखा जा सकता है, जैसे प्रस्तावना, विषय से संबंध पूर्व के अध्ययनों का विवरण, उपलब्ध सामग्री और शोध प्रक्रिया, तथ्यों का विश्लेषण, विवेचन, व्याख्या, निष्कर्ष, संदर्भ भाग और परिशिष्ट। बात करते हैं परिचय या प्रस्तावना की। यह शोध प्रबंध का भूमिका भाग है, जिसे आप परिचय या प्रस्तावना भी कहते हैं। इसमें शोध ग्रंथ के उद्देश्यों और सीमाओं को व्यक्त किया जाता है। शोध प्रतिवेदन के मुख्य भाग का प्रवेश द्वार प्रस्तावना होता है। इसलिए प्रस्तावना में विषय प्रसंग का परिचय, समस्या निदान की विधियों के संकेत, विषय क्षेत्र एवं परीक्षण हेतु प्रस्तुत परिकल्पना आदि की जानकारी दी जाती है। इसमें अध्ययन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, क्षेत्र, विषय, अनुसंधान की सामान्य पद्धति तथा आभार प्रदर्शन होना चाहिए। इसमें शोधार्थी को सर्वप्रथम अपने विषय पर किए गए पूर्ववर्ती कार्यों का आलोचनात्मक विवेचन प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद उसे अपने शोध कार्य की उस दिशा का जोरदार शब्दों में उल्लेख करना चाहिए जिसके कारण यह शोध कार्य करने की आवश्यकता पड़ी। जो अशोधित रह गया उसका शोध करना ही तो लक्ष्य था। सामग्री संचयन में आई कठिनाइयों का उल्लेख भी यहाँ करना जरूरी होगा, क्योंकि इसके कारण जो कमियां रह गई उनका उल्लेख करना जरूरी होता है। प्रबंध जिस प्रविधि से लिखा गया उसका संकेत इस स्थान पर देना जरूरी है। जिसने जैसा भी इस शोध कार्य के दौरान मार्गदर्शन किया या सहयोग सहायता की, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के साथ साथ उन संस्थाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों आदि के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार व्यक्त करने से शोधकर्ता की ईमानदारी और विनम्रता का परिचय प्राप्त होता है। यह बहुत ध्यान में रखने की बात है कि भूमिका, प्रस्तावना या परिचय भाग विषय से संबंधित होता है। यह देख लेना जरूरी है कि भूमिका, प्रस्तावना, परिचय या पृष्ठभूमि में अधिक विस्तार न हो। भूमिका भाग का अनावश्यक विस्तार पढ़ने वाले को बोर कर देता है, क्योंकि पहले अध्याय में विषय की भूमिका प्रस्तुत की जाती है। यह ध्यान रखा जाता है कि शोध विषय से संबंधी शोध कार्य और
इस शोध कार्य से पहले दूसरे विद्वानों द्वारा उस तरह के दूसरे कार्यों का विवरण और उल्लेख किया जाता है। पहले के किए गए सैद्धांतिक अध्ययन और आलोचना करके अपने शोध की आवश्यकता और अपनी मौलिक दिशाओं की ओर संकेत किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस शोध विषय से मिलते जुलते विषयों की समीक्षा करके अपने प्रबंध में उठाए गए प्रश्नों का जिक्र किया जाता है। यही नहीं, शोध की अपनी दिशाओं को भी शामिल किया जाता है। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए शोध प्रबंध के खास व आम सभी पाठकों को भूमिका के इस भाग को पढ़कर यह पता चल जाना चाहिए कि आप अपने शोध से विषय के क्षेत्र में ज्ञान की किस क्षेत्र में अभिवृद्धि करने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आपको अपने शोध कार्य के उद्देश्य को साफ साफ शब्दों में बता देना चाहिए। साथ ही शोध कार्य की कठिनाइयों का जिक्र करते हुए यह भी बता देना अच्छा होता है कि इन वजहों से आपके कार्य में कुछ कमियां रह गई हैं। यह बताना भी बहुत आवश्यक है कि प्रबंध जिस प्रविधि से प्रशस्त किया जा रहा है वो कौन सी है। अब बात करते हैं प्रबंध का मुख्य भाग यानी विषय प्रतिपादन। आपने अपने शोध कार्य को करने से पहले इसकी रूपरेखा जरूर बनाई होगी। शायद इस सिनॉप्सिस को विश्वविद्यालय में जमा भी करवाया गया होगा। अब आप इसे फिर से देखने के बाद यदि ठीक समझे तो कुछ बदलाव कर लें। अध्याय के शीर्षकों आदि में बदलाव किया जा सकता है, काट छाट की जा सकती है। किसी भी शोध प्रबंध का मुख्य भाग यानी अध्याय बहुत सावधानी से लिखा जाता है। दूसरे अध्याय में अध्ययन के लिए अपनाई गई सैद्धांतिक दिशा को प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रस्तुति बहुत जरूरी है क्योंकि इसके आधार पर आगे के दूसरे अध्यायों में विश्लेषण विवेचन किया जाता है। यह ध्यान रहे कि इसमें शोध विषय का विश्लेषण नहीं किया जाता, बल्कि उस विश्लेषण के लिए आधार या जमीन तैयार की जाती है। तीसरे अध्याय में विषय का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। विषय संबंधी जिन तत्वों का अध्ययन आगे के अध्यायों में किया जाएगा उसके विकास की परिस्थितियों को यहाँ स्पष्ट किया जाता है। फिर आता है आपका उपसंहार या निष्कर्ष। उपसंहार का कार्य है भूमिका से शुरू हुए अनेक विचारों और सूत्रों, बहुत से मुद्दों और सरोकारों का समुचित समाहार करना। ये सब सारे शोध में विस्तार से आए हैं और इनको समेटना ही उपसंहार है। शोध प्रबंध में उपसंहार या निष्कर्ष का बहुत महत्व है। इसका महत्व प्रस्तावना से भी अधिक है क्योंकि कोई भी परीक्षक जब शोध प्रबंध को पढ़ता है तो पहले निष्कर्ष को पढ़ता है। मौखिकी के समय यह प्रश्न खूब पूछा जाता है, इस शोध कार्य के निष्कर्ष क्या हैं। इसलिए अनुसंधान के उद्देश्यों या समस्याओं का पुनः प्रतिपादन करके उपलब्ध सामग्री के विश्लेषण से प्राप्त निर्णय और उठाई गई समस्याओं का समाधान
निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ शोधकर्ता को मूल पाठ की प्रमुख स्थापनाओं या विचारों को तो संक्षेप में प्रस्तुत करना ही होता है, वे सवाल भी उठाने होते हैं जिनके जवाब आगे भविष्य में शोध करने वाले देंगे। अनुसंधान के निष्कर्ष में ऐसे सूक्ष्म सिद्धांतों या नियमों तक पहुंचा जाता है जो व्यापक क्षेत्रों के प्रतिमानों या घटनाओं को शामिल कर सकें, साथ ही आगे के शोधों का आधार बन सकें। यह अध्याय संक्षिप्त किंतु संतुलित और प्रभावशाली होना चाहिए। संपूर्ण शोध प्रबंध के अध्ययन का समाहार इसमें होना चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि उपसंहार के निष्कर्ष बाद में सिद्धांत बन सकते हैं, इसलिए उपलब्ध शोध सामग्री के आधार पर विश्लेषण पद्धति की सीमाओं के भीतर निष्कर्ष को प्रस्तुत करना चाहिए। अनुसंधान के निष्कर्ष स्पष्ट, सीधे और निष्पक्ष होने चाहिए। इन्हें उपलब्ध सामग्री के आधार पर होना चाहिए, साथ ही इनका वस्तुनिष्ठ और संतुलित होना भी बहुत जरूरी है। साहित्यिक अनुसंधान में जो विषय प्रायः शोध के लिए प्रस्तुत होते हैं, उनमें मनस्तत्व, चेतना, भाव और कल्पना की प्रधानता होती है। शोध निष्कर्ष को शोधकर्ता की विश्लेषण बुद्धि, समाहार शक्ति और संतुलित दृष्टि का परिचायक माना जाता है। अब बात करते हैं शोध के पश्च भाग की। निष्कर्ष के बाद शोध प्रतिवेदन के संदर्भ भाग होते हैं। इस भाग में शोध के दौरान उपयोग की गई आधार सामग्री, सहायक सामग्री अर्थात व्यवहार में लाए गए ग्रंथों, संदर्भों या संदर्भ ग्रंथों की अलग अलग व्यवस्थित सूची दी जाती है। ग्रंथ सूची कई प्रकार की होती है। एक तो जिसमें केवल वे ही ग्रंथ शामिल हों जिसमें शोध के दौरान सामग्री ली गई है। दूसरी वह है जिसमें वे सभी ग्रंथ उल्लिखित हों जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता ली गई हो। तीसरे चुने हुए ग्रंथों की सूची है जिनमें प्रत्यक्ष रूप से शोध कार्य में सहायक ग्रंथ आते हैं। एक अन्य प्रकार की ग्रंथ सूची में शोध कार्य में सहायक पुस्तकों की विषय वस्तु पर टिप्पणी की जाती है। आजकल इसमें पूरे विवरण के साथ पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, इंटरनेट के संदर्भों, वेब लिंकों की अलग अलग सूची दी जाती है। इससे आगे का उपभाग परिशिष्ट होता है। यहाँ शोध से संबद्ध वैसी बची हुई सूचनाएं यथायुक्त उपशीर्षक बनाकर दी जाती हैं जो पूरी तरह उपयुक्त नहीं होने के कारण प्रबंध या प्रतिवेदन के मध्य भाग में नहीं दी जा सकी, किंतु शोधार्थी को ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी उपयोग में लानी चाहिए। इसमें विषय अथवा लेखक के अनुसार सूचीपत्र अथवा अन्य आंकड़े बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं अनुक्रमणिका की। अनुक्रमणिका या इंडेक्स भी सबसे अंत में दी जाती है। यही नहीं, शोध प्रबंध में आने वाले तकनीकी शब्दों की सूची शोध प्रबंध के अंत में दी जा सकती है। इन तकनीकी शब्दों को आकार आदि क्रम से रखा जाता है
इनके सामने उन पृष्ठों की संख्या दी जाती है जहां इनका उल्लेख हुआ है। शोध प्रबंध के क्लेवर को लेकर आपके मन में बहुत शंका और सवाल होंगे। पीएचडी उपाधि या किसी भी उपाधि के लिए जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कितने टंकित पृष्ठ कम से कम हों। आप ज़्यादा जोश में ना आए, अपने प्रबंध को खूब विस्तार देने के लोभ से बचें। गहन से गहन विषय को सूक्ष्म अध्ययन द्वारा कम से कम शब्दों में भी समेटा जा सकता है। आप अपने शोध ग्रंथ में व्याकरण, वर्तनी और दूसरी गलतियां करने से स्वयं को बचाएं। अब बात करते हैं कि शोध प्रबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शोध प्रबंध लेखन में आदि से अंत तक की क्रियाओं को एक प्रवाह में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। उसकी भाषा तथा प्रस्तुतिकरण के प्रारूप का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। शोध प्रबंध लेखन धैर्य के साथ करना चाहिए, जल्दबाजी से नहीं, क्योंकि इसमें कई बार संशोधन की आवश्यकता होती है। शोध प्रबंध को साधारणतः भूतकाल में लिखते हैं। शोध प्रबंध सदैव अन्य पुरुष शोधकर्ता में लिखा जाता है। आभार प्रदर्शन को प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। शोध प्रबंध लेखन के समय तथा टंकण में लेखन तकनीकी का प्रयोग समुचित तरीके से करना चाहिए। शोध प्रबंध के मुख्य अंग में किसी विद्वान के नाम से पहले श्री, श्रीमती, कुमारी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं साहित्यिक चोरी की, यानी लिटरेरी प्लेजरिज्म। किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। जब हम किसी के लेखन को बिना उसका संदर्भ दिए अपने नाम से प्रकाशित कर लेते हैं तो इस प्रकार से लिया गया कार्य अनैतिक माना जाता है और इसे साहित्यिक चोरी कहा जाता है। आज जब सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार तेजी से हुआ है, ऐसे में पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गया है और ऐसे अनैतिक कार्य आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। तो साहित्यिक चोरी से बचने के लिए उद्धरण चिन्ह आपके सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकते हैं। मुझे आशा है कि शोध प्रबंध से संबंधित प्रमुख सभी चरणों को आप भली भांति समझ गए होंगे और जब अपना शोध प्रबंध लिखेंगे तो इससे आपको अवश्य ही सहायता मिलेगी। आज के व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।